गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा अपना इस पेपर होगा, ठीक है ना? कमिंग संडे। तो पेपर का सिलेबस सुन लीजिए ढंग से। पहले 12th वाले बच्चे सुन लें। 12th वाले बच्चों का जो सिलेबस है वो है टाइप ऑफ रिएक्शन से। जितना मैं पढ़ा दूंगा आपको सैटरडे तक, ठीक है ना? टाइप ऑफ रिएक्शन से लेकर जितना मैं सैटरडे तक पढ़ा दूंगा वो आएगा, और वही सब्जेक्टिव आएगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। जहां जहां मैं आपको एनसीईआरटी में टिक करवाता हूँ वहां से आएगा, ठीक है ना? ये बात ध्यान से सुन ली। पीछे से कोई चैप्टर नहीं आएगा आपका, पीछे से कोई चैप्टर नहीं आएगा आपका, ये ध्यान रखना, ठीक है? अच्छा, जो बच्चे टारगेट वाले हैं उनका भी ऑर्गेनिक में यही है, टाइप ऑफ रिएक्शन से लेकर अपन सैटरडे तक जितना कर लेंगे। एंड देन आपका जो ब्लॉक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रखा हम लोगों ने टॉपिक, ठीक है ना? हम लोगों ने ब्लॉक केमिस्ट्री स्टार्ट किए। तो आप में से अगर किसी बच्चे को ब्लॉक केमिस्ट्री में कमांड करनी हो तो टारगेट में अभी ब्लॉक केमिस्ट्री स्टार्ट किया है मैंने, है ना? तो वो क्लास होती है सुबह 6 बजे, ठीक है ना? हाँ, भुवन चौधरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आएगी, केमिकल बॉन्डिंग में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है ना? केमिकल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आ जाएगा आपका, ठीक है ना? और ब्लॉक केमिस्ट्री और ये ऑर्गेनिक आपका है, ठीक है बच्चों? तो हमने लास्ट टर्न पे ये डिस्कस कर लिया था क्या कि बच्चों जब हम ArSN2 पढ़ रहे थे, ये ArSN2 पढ़ रहे थे, तो बताओ बच्चों ये ArSN2 में आप अगर ध्यान दो तो क्या कार्बेनाइन बन रहा है? क्या कार्बेनाइन बन रहा है? बन रहा है ना बच्चों? नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना? अब मुझे बताओ बच्चों, ये जो कार्बेनाइन बना, इस कार्बेनाइन की अगर मैं आपसे बात करूं तो क्या कार्बेनाइन के लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस दिखा सकते हैं? क्या कार्बेनाइन के लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस दिखा पाएंगे? बोलो बच्चों। अरे ये कार्बेनाइन में हेलोजन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो रेजोनेंस दिखा पाएंगे क्या? बताओ तो सही। अरे क्या सोच रहे हो यार, ये sp3 कार्बन से अटैच है, sp3 कार्बन पे ये कैसे दिखाएगा? बताओ सही। और ये लोन पेयर किसी डबल बॉन्ड का अल्टरनेट है क्या? अरे यहाँ पर लोन पेयर किसी डबल बॉन्ड का अल्टरनेट है क्या? नहीं है ना? यहाँ लोन पेयर किसी भी डबल बॉन्ड का अल्टरनेट नहीं है, तो ये एम इफेक्ट तो नहीं लगाएंगे। लेकिन कौन सा इफेक्ट लगाएंगे? सिर्फ और सिर्फ कौन सा इफेक्ट लगाएंगे? सिर्फ और सिर्फ माइनस आई लगाएंगे। लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? लगाएंगे बच्चों, बोलो। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? अरे ये जितने भी कार्बेनाइन बने हैं इसमें हेलोजन अपना कभी भी क्या नहीं लगा पाएगा? प्लस एम इफेक्ट। क्या लगाएगा? माइनस आई इफेक्ट। अब मुझे बताओ, जब माइनस आई इफेक्ट की बात आती है तो माइनस आई इफेक्ट डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पर, डिपेंड करता है बच्चों ईएन पर। ईएन किसकी ज्यादा होती है बच्चों? फ्लोरीन की होती है बच्चों। तो सबसे ज्यादा अगर मैं आपसे पूछूं बताओ कि माइनस आई इफेक्ट फ्लोरीन का होगा, तो सबसे ज्यादा कार्बेनाइन को स्टेबलाइज करेगा। सबसे ज्यादा इस कार्बेनाइन को स्टेबलाइज कौन करेगा ना? क्या मेरी बात आपके भेजे में सीधी सीधी उतर रही है? सीधी सीधी उतर रही है क्या? देखो बच्चों, आपका हेलोजन का जो लोन पेयर है वो किसी डबल बॉन्ड का अल्टरनेट तो है नहीं। हेलोजन कभी भी किसी भी सूरत में रेजोनेंस तो नहीं दिखा पाएगा। अब रेजोनेंस नहीं दिखा पाएगा तो फिर क्या दिखाएगा? माइनस आई इफेक्ट। याद आ गया? अच्छा, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जब हम ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर जब अपन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं तो याद कीजिए इन ग्रुप बनने वाले कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाया था। बनने वाले कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी को माइनस एम इफेक्ट लगा के बढ़ाया था। लेकिन एक बात हो, जब हमने इस ग्रुप को मेटा पोजीशन पर जोड़ा, मेटा पोजीशन पर जोड़ा, तो आप एक चीज बताइए बच्चों कि क्या वो ग्रुप माइनस एम लगा पाया? क्या वो ग्रुप माइनस एम लगा पाया? नहीं लगा पाया ना?
क्योंकि इस कंडीशन में नेगेटिव चार्ज कभी भी उस कार्बन पर आता ही नहीं है जिस कार्बन से आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो। ये बात समझ में आ गई? ये बात बच्चों मैं लास्ट टर्न पे एक्सप्लेन कर चुका हूं, कोई डाउट है तो बोल जाओ पहले। चलो बच्चों, अब देखो बेटा सुनो, हमारे पास ये क्लोरोबेंजीन है और ये NaOH है ना। तो ये रिएक्शन होती है बच्चों 623 केल्विन एंड 300 एटीएम प्रेशर। क्या ये मैं रिएक्शन आपको करवा चुका हूं बच्चों? क्या ये पहली वाली रिएक्शन मैं करवा चुका हूं? अरे ताऊ जी बोलो, करवा दी क्या? ताऊ जी इसका नाम बताओ, इस रिएक्शन का नाम क्या था? ताऊ था या डाउ था? इसका नाम था डाउ प्रोसेस। हाँ बच्चों, पढ़ाया मैंने आपको, ये बात मैंने पढ़ा दी थी। तो देखो बच्चों ये हो गया। अब देखो बच्चों सुनो, अब ध्यान दीजिए बच्चों, अब मैंने अगले कंपाउंड में एक पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया। कर दिया क्या? अब जैसे ही मैंने पैरा पोजीशन पर एक NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस किया, तो जो अब कार्बेनाइन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी बच्चों, बढ़ेगी। आप देखिए बच्चों, देखो कहां 623 था, कहां 443 पे ये रिएक्शन होने लग गई, होने लग गई ना, होने लग गई बच्चों। और देखो यहां से ये Cl हटेगा, कौन चला जाएगा? Na चला जाएगा, उसकी जगह कौन आ जाएगा? OH आ गया। आ गया बच्चों? आगे देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट वाली रिएक्शन में देखो बच्चों, मैंने कितने NO2 लगा दिए? कितने NO2 लगा दिए? 2 लगा दिए। तो टेम्परेचर और कम होगा, टेम्परेचर और कम होगा क्या बच्चों? होगा ना, पक्का। देखो बच्चों कितना आ गया, आपका टेम्परेचर रहेगा 368 केल्विन। अगेन यहाँ से Cl हटा, है ना, ये फिर यहाँ से Na हटा और OH आ गया यहाँ पर। आ गया बच्चों? आ गया। अब देखो बच्चों, मैंने दोनों ऑर्थो और पैरा मतलब तीनों ऑक्यूपाइड कर दी। अब भैया मैं इसकी रिएक्शन मतलब सिर्फ सिंपल वाटर से करवा दूं ना तो भी हो जाएगी, सिंपल वाटर से। और थोड़ा सा उसको आप वार्म कर दो, थोड़ा सा अगर आप इसको गर्म कर दोगे ना, तो यहाँ से ये H निकल जाएगा और यहाँ से Cl निकल जाएगा, निकल जाएगा, निकल जाएगा बच्चों। और ये आ गया। बताओ ये लास्ट वाली रिएक्शन सबसे इजीली क्यों हो गई? बताओ भैया, लास्ट वाली रिएक्शन सबसे इजीली क्यों हो गई? क्योंकि भैया जो कार्बेनाइन बन रहा है, उस कार्बेनाइन के नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को कौन बढ़ाएगा? तीनों NO2 बढ़ाएंगे। तीनों NO2 कौन सा इफेक्ट लगाएंगे बच्चों? तीनों NO2 कौन सा इफेक्ट लगाएंगे? -M इफेक्ट लगाएंगे। क्या ये बात आपके भेजे में बैठी? क्या ये बात आपके भेजे में बैठी? तो क्या बच्चों, मैं आपसे एक सिंपल सी बात बोलता हूं, देखो रिएक्टिविटी ऑफ एरिल हैलाइड फॉर ArSN2, ठीक है ना, रिएक्टिविटी ऑफ एरिल हैलाइड फॉर ArSN2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। क्या ये बात सही है? रिएक्टिविटी ऑफ एरिल हैलाइड फॉर ArSN2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। अच्छा देखो बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? अपन बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है क्या बच्चों? है ना। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि बताओ इन चारों कंपाउंड्स में से किसकी रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हुई, किसकी रेट ऑफ रिएक्शन सबसे फास्ट हुई? लास्ट वाले हुई ना बच्चों, वही बच्चों। अब देखो बेटा, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो प्लीज आप इसको ढंग से सीख लें। जो मैं ये बता रहा हूं ये एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ है। ये देखो बच्चों, दिख रहा है आपको? दिख रहा है बच्चों? ये मैंने वही चीजें लिखी है। अच्छा एक चीज बताओ बच्चों, मैंने ये नीचे बच्चों सेकंड कंडीशन में ये H+ क्यों लिख रहा है? कुछ समझ में आ रहा है आपको? H+ क्यों लिख रहा है, समझ में आ रहा है बच्चों?
देखो हमने स्टार्ट बेस से किया था, तो एंड किससे करेंगे? ठीक है, अब ये फंडा आपके दिमाग में सेट बैठ गया क्या? ये स्टार्ट और एंड वाला, है ना? अच्छे सेट बैठ गया। चलो बच्चों, अब देखो बच्चों, ये देखो, ये है बच्चों, तो 312 एंड 313 ये जो पेज है, ये आप टिक कर लेना बच्चों। आ गया समझ में? ये मैं कल एक्सप्लेन कर चुका था। ये देखो, इसमें अपन ने टिक कर भी रखे, और ये भी मैंने बता दिया था आपको। ठीक है ना बच्चों? ठीक है बच्चों, चलो अब अपन बेटा कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस पे, एग्जाम में से आ सकते हैं हमारे लिए, है ना? तो चलो बच्चों, आ जाओ। हमारे पास है बच्चों रिएक्टिविटी फॉर ArSN2, ये पहला क्वेश्चन है। तो बच्चों बताओ, पहले क्वेश्चन में रिएक्टिविटी फॉर ArSN2 बतानी है, तो हमें बच्चों कार्बेनाइन की सैलिटी देखना है। कार्बेनाइन की सैलिटी में हमें क्या देखना है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। बताओ कौन सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है? बोलो बच्चों, दिख गया? सबसे तगड़ा NO2, इंटरनेशनल भिखारी आ गया। ये देखो, आ गया हमारा भिखारी बाबू। ए के बाद सी, सी के बाद बी, और बी के बाद डी। डी का आपको पता है ना बच्चों, प्लस एम इफेक्ट लगेगा, लगेगा ना बच्चों? बोलो। चलो साहब, अगले में आओ बच्चों। नेक्स्ट बात करें बच्चों सेकंड में। चलिए बच्चों, सेकंड बताओ। वेरी गुड नैना मदान, बहुत बढ़िया बेटा। सबसे पहले ए आएगा क्या? देखो बच्चों, ए क्या है, एम इफेक्ट से तो डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो फिर हमें आई इफेक्ट देखना पड़ेगा। आई इफेक्ट NO2 का अच्छा लगेगा ना? ए के बाद हमारा बन गया सी, सी के बाद बी, बी के बाद डी, ACBD। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? ये जो थर्ड एग्जांपल है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ भैया, थर्ड में बताओ बच्चों, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या आएगा? थर्ड में वेरी गुड नैना मदान, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, ये आएगा। अभी जस्ट मैं आपको ऊपर समझा के आया हूं, फिर भी कई बच्चे है ना, फिर भी कई बच्चे अभी भी डी को कर रहे हैं। अरे यार, अभी समझाया ना कि जो कार्बोनाइन बनेगा उसमें हेलोजन अपना एम इफेक्ट नहीं लगा पाएगा। अरे अभी थोड़ी देर पहले आपको ऊपर, ये जैसे फ्लोरीन है, ये न्यूक्लियोफाइल जोड़ा हम लोगों ने, यहाँ ये नेगेटिव आया। अब मुझे बताओ क्या करेगा? हेलोजन कौन सा इफेक्ट एग्जर्ट करेगा? हेलोजन कौन सा इफेक्ट एग्जर्ट करेंगे? माइनस आई। और माइनस आई सबसे अच्छा किसका होता है? माइनस आई सबसे अच्छा किसका होता है? एफ का ना? बोलो बच्चों, क्या बोल सकते हैं? हियर हेलोजन
exact only minus I effect, not plus M effect. So stability of carbanion directly proportional to माइनस आई इफेक्ट। बोलो बच्चों, समझ में आ गया? हाँ भैया, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बताओ। देखो ये फ्लोरीन है, NO2 है, तो बच्चों मैं फ्लोरीन को हटा दूं फ्लोरीन को। फ्लोरीन को हटाने के बाद क्या होगा? उसकी जगह कौन आ जाएगा? OCH3 आ गया? आ गया बच्चों? चलो अब बताओ बच्चों, यहां पर फिफ्थ एग्जाम्पल में 2 क्लोरीन है, फिफ्थ एग्जाम्पल में 2 क्लोरीन है, कौन सी क्लोरीन हटेगी? बोलो बच्चों, कौन सी वाली क्लोरीन हटेगी? NO2 के पैरा वाली या NO2 के मेटा वाली? NO2 के रेस्पेक्ट में कौन सी? पैरा वाली हटेगी ना। देखो बच्चों, ये क्लोरीन है, इस क्लोरीन के रेस्पेक्ट में ये NO2 कौन सी कंडीशन पर है? ऑर्थो सॉरी पैरा कंडीशन पे, और इसके रेस्पेक्ट में वो मेटा कंडीशन पर है। तो इफेक्ट कहां पे प्रोनाउंस होता है आपका? ऑर्थो एंड पैरा भी होता है ना बच्चों। आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहां जोड़ना पड़ेगा? ऑर्थो एंड पैरा पे ना। तो देखो बच्चों क्या हुआ, ध्यान दीजिए। यहां से मैं कह सकता हूं कि यहां देखो बच्चों, ये आ गया NH NH2 और ये NO2। क्लियर है क्या? बोलो बच्चों, समझ में आ गया? ये तो पता है ना क्या हुआ। देखो एक Cl और यहां से ये H NH NH2, यहां से ये HCl निकल जाएगा ना। चलिए बच्चों अब बताओ Cl हटेगा या F हटेगा? बताओ, Cl हटेगा या F हटेगा? F ज्यादा रिएक्टिव होता है ना, फिर क्यों नहीं हटा? बताओ, F ज्यादा रिएक्टिव होता है फिर क्यों नहीं हटा? हाँ, F के रेस्पेक्ट में NO2 मेटा पर है, Cl के रेस्पेक्ट में पैरा पर है ना बच्चों? बस ये कॉन्सेप्ट सीखो। ऑर्गेनिक अगर सीखनी है ना बच्चों, आप चीजों का कंसेप्ट सीखो। चलो अब बताओ बच्चों, इस कंडीशन में बताओ कौन सा फ्लोरीन हटाऊं? NO2 के रेस्पेक्ट वाला? पैरा वाला हट जाएगा क्या? ये देखो पैरा वाला हटा दो। हो गया? हो गया बच्चों। चलिए अब देखो बच्चों, अपन एग्जाम्पल 8 करते हैं। बताओ भैया, 8 में कौन होगा सबसे ज्यादा रिएक्टिव? सी के बाद बोलो भैया। आंचल अरोड़ा, तेरे को पता है वो जो कार्बोनाइल बनता है उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है? लिख तो दिया तूने इतना बड़ा नोट। आंचल, ये क्या है? अच्छा आंचल, आंचल किसने पूछा ये अभी थोड़ी देर पहले? आंचल पाहुजा ने पूछा क्या? आंचल ये कौन सा कार्बन है? ये sp3 है कि नहीं है? अरे आंचल समझ में आया? तो फिर sp2 क्यों लगा रहे हो आप? इस कार्बन ने 4 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, समझ में आया क्या? हाँ भैया। चलो 8 में बताओ बच्चों, 8 में रिएक्टिविटी का ऑर्डर बोलो। CBAD। ये डी वाला सबसे लास्ट में क्यों गया भाई? डी वाला सबसे लास्ट में क्यों गया? देखो बच्चों सुनो, सबसे पहले सी, सी के बाद बी, है ना, बी के बाद ए के बाद डी।
सही है? सही है क्या? अब देखो बच्चों सुनो, अगला बताओ बच्चों, अगला बताओ। अगला बोलो भैया। देखो बच्चों, इसमें सबसे पहले होगा ये। अब देखो बेटा, अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं, ध्यान से समझना। इसमें एक चीज समझना जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। देखो बच्चों, जो 9 नंबर एग्जाम्पल है, 9 नंबर एग्जाम्पल में अगर आप ध्यान दो, तो पहले में तो देखो बच्चों, दो चीजें हैं हमारे सामने, है बच्चों, अच्छी भली दो चीजें हैं। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसमें एक है और इसमें भी एक है ना। तो सेकंड और थर्ड में ऐसा क्या लफड़ा हो गया कि भैया सेकंड पहले आया, थर्ड बाद में आया। तो ये चीजें मैं आपको समझाना चाहूंगा बेटा कि कैसे क्या है ना। इस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे बच्चों अभी कि ऐसा क्यों हुआ ये। ठीक है ना। तो देखो बच्चों, आप ध्यान दीजिए, अच्छे से समझने की कोशिश करना। एक एक बच्चों इफेक्ट आता है SIR इफेक्ट। SIR इफेक्ट का मतलब होता है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, है ना। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। सुनो बच्चों, इसका मीनिंग समझाता हूं मैं आपको। स्टेरिक का मतलब होता है साइज, ठीक है ना। स्टेरिक का मतलब बच्चों साइज से, इनहिबिशन का मतलब रुक जाना, है ना, है ना, स्टॉप हो जाना। क्या बच्चों? रुक जाना। किसी चीज रुक जाना किसके कारण? साइज के कारण। यहाँ कौन रुक रहा है? अरे यहाँ पे कौन रुक गया? रेजोनेंस रुक गया ना। तो इसको अपन बोल सकते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। जैसे कई बार होता है ना कि मान लो आप किसी सड़क पे ड्राइव कर रहे हो, सड़क बहुत चौड़ी है, सामने कोई फोर व्हीलर आया छोटा सा, तब तो कोई दिक्कत नहीं। और टर्बो आ गया एक बहुत बड़ा सा, तो भैया फिर वो क्या करता है? आपकी स्पीड में रुकावट प्रोड्यूस करता है। वो अपने साइज के कारण रुकावट करता है, एग्री करता है? अरे करता है बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, ये बेंजीन की रिंग दिख रही है आपको? ये बेंजीन की रिंग दिख रही है? दिख रही है बच्चों? अब देखो बच्चों, बेंजीन की रिंग में ये आपके क्या है बच्चों? ये पी ऑर्बिटल है। आपको पता होगा कि पी ऑर्बिटल रेजोनेंस में जब जाते हैं तो ये इस तरह से पाई बॉन्ड बनाते हैं बच्चों। ऐसे ऐसे इनके बीच में ये पाई बॉन्ड बनते हैं ना बच्चों? बनते हैं। अब देखो बेटा, अब अगर आपको रेजोनेंस करवाना है तो आपको पता है ना बच्चों, रेजोनेंस में पाई बॉन्ड बनता है ना। कोई भी चीज मूव करती है तो पाई बॉन्ड बनता है कि नहीं बनता? बनता है। अब मुझे बताओ बच्चों, अगर पाई बॉन्ड बनाना है तो ये जो दो ऑर्बिटल है वो एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए या एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए? ये बताओ बच्चों, बताओ। पैरेलल होंगे तभी तो क्या होगा? साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होगी ना बच्चों। तो अगर इस ग्रुप जी पर एक ऑर्बिटल है, वो इसके पैरेलल है, तो बोलो बच्चों, वो इसके साथ साइड बाय साइड ओवरलैपिंग कर सकता है? कर सकता है। और साइड बाय साइड अगर ओवरलैपिंग करेगा, साइड बाय साइड अगर ओवरलैपिंग करेगा तो रेजोनेंस दिखा देगा बच्चों। देखो सुनो, बच्चों इधर देखो, यहाँ देखो मेरी तरफ। ये आपको बेंजीन रिंग दिख रही है? दिख रही है? इस बेंजीन रिंग से देखो बच्चों, ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये एक तरह से आपका पी ऑर्बिटल है। अब देखो बच्चों, मैं एक काम करता हूं कि जैसे सपोज देखो, इस कार्बन का जो पी ऑर्बिटल है वो एक दूसरे के बोलो परपेंडिकुलर, सॉरी पैरेलल है। बोलो बच्चों पैरेलल है क्या? देखो, ऐसे देखो, ये पैरेलल है कि नहीं है? है बोलो इसके। है बच्चों? अब देखो बच्चों, मान लो मैं अगर इसको घुमा के ऐसे कर दूं, अब बताओ, अब ये पैरेलल है क्या? अब पी ऑर्बिटल तो ऐसे था, ये एक दूसरे के क्या हो गए? परपेंडिकुलर हो गए ना। परपेंडिकुलर हो गए बच्चों। अब अगर ये परपेंडिकुलर हो गए तो क्या रेजोनेंस दिखा पाएंगे?
क्या ये रेजोनेंस, अब तो बेटा आपकी ओवरलैपिंग ही नहीं हो पाएगी ना, बोलो, ये बात समझ में आई क्या? पक्का? अब देखो बच्चों, अब आप कहोगे ऐसा हो क्यों गया, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो बच्चों, ये ग्रुप यहां था, इस ग्रुप की ये दो पोजीशन, मतलब इसके अड़ोसी पड़ोसी एडजेसेंट एटम को चेक करते हैं। मैंने क्या किया बच्चों, इन एडजेसेंट एटम पर बड़े ग्रुप लगा दिए बच्चों। देखो सुनो, इस एडजेसेंट एटम पर मैंने ये एक बड़ा ग्रुप लगा दिया बच्चों। इसी तरह से देखो मैंने क्या किया, इधर भी एक बड़ा ग्रुप लगा दिया बच्चों। अब देखो बच्चों सुनो, ये मैंने इस तरह से लगा दिया। अब बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, आप समझ में आ जाएगी। अब देखो बच्चों क्या होने लग गया यहाँ पर, अगर ये ऐसी कंडीशन में रहेगा ना, तो भैया देखो यहाँ पर ये मामला गड़बड़ हो गया ना। क्या होने लग गया, टन टना टन टन होने लग गया बच्चों, रिपल्शन होने लग गया ना, होने लग गया भैया। तो अब इस रिपल्शन को इसको खत्म करना है। ये देखो इनकी वांडरवॉल रेडियस ओवरलैप करने लग गई बच्चों, करने लग गई ना, ये समझ में आ रहा है क्या? अगर मैं इसको रोटेट करके ऐसे ले आऊं, देखो मैं इसको क्या करता हूं बच्चों, रोटेट करके ये लोन पेयर तो ऐसा चला जाए, और देखो ये दोनों एटम ऐसे हो जाए। अब ये एक दूसरे से टकराएंगे नहीं ना, बोलो बच्चों, अरे दिख रहा है क्या, बोलो बच्चों दिख रहा है? जब ये ऐसे थे, देखो ये टकरा रहा है इससे, ध्यान दीजिए, लेकिन जब मैंने इसको घुमा के ऐसे कर दिया, ये तो लोन पेयर है जाने का, ये तो मैंने वो ऑर्बिटल दिखाने के लिए किया है, ठीक है ना? बोलो बात समझ में आ गई? अरे बात समझ में आ गई बच्चों, आया समझ में? अब देखो बच्चों सुनो, देखो ये मेरे पास जैसे देखो बेंजीन है बच्चों, दिख रही है, ये बेंजीन है। इस बेंजीन से मैंने कोई ऐसा ग्रुप जोड़ा, इस तरह का ग्रुप दिख रहा है बच्चों। ये जो ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप है, ये ट्राइगोनल प्लेनर ग्रुप हो गया क्या? ट्राइगोनल प्लेनर ग्रुप हो गया कि नहीं हो गया? अब सोचो बच्चों, ये ट्राइगोनल प्लेनर ग्रुप है, और इधर भी एक आपने ग्रुप लगा रखा है, तो वो जो ग्रुप होगा वो इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, वो इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, करेगा ना बच्चों? इसी तरह से वो इधर भी करेगा, करेगा। अगर मैं इसको घुमा के ऐसा कर दूं, अब देखो बच्चों, अब वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना। बोलो बच्चों, आगे बात समझ में आ गया? अच्छा एक बात बताओ बच्चों, ये तभी चेंज होगा जब वो ग्रुप इस तरह का हो, जब वो ग्रुप इस तरह का हो, ट्राइगोनल हो। समझ में आ रहा है बच्चों? अब सोचो वो ग्रुप सिर्फ लीनियर हो। अब आप एक काम करो बच्चों, इसको एक बार इन दोनों आर्म्स को भूल जाओ, ये ऊपर वाली दोनों आर्म्स है नहीं, ये ऊपर वाली दोनों आर्म्स नहीं है, ऐसा मानिए आप। एक मिनट, सपोज अब अगर ये घूम भी जाए तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? अगर ये घूम भी जाए तो कोई फर्क पड़ेगा, है ना? कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना। तो बच्चों सबसे पहले एक बात बताओ कि ये इफेक्ट तब ऑब्जर्व होगा ना जब कोई ग्रुप आपका क्या हो, ट्राइगोनल प्लेनर हो। बोलो समझ में आ रहा है? बोलो समझ में आ रहा है बच्चों? आ रहा है? और वो ग्रुप बड़ा भी होना चाहिए ना, अरे वो ग्रुप बड़ा भी तो होना चाहिए ना। चलो छोटा ग्रुप तो फिर भी उसको जगह की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी तो टकराएगा नहीं, लेकिन ग्रुप बड़ा होगा तो दिक्कत करेगा ना। जो ग्रुप बड़ा होगा तो दिक्कत करेगा। हमने हेडिंग क्या डाली थी, हेडिंग क्या डाली थी, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, साइज के कारण आपके रेजोनेंस में रुकावट आ जाना। ये बात समझ में आ गई बच्चों? बोलो क्लियर है सबको? अच्छे से समझ में आया? सबको क्लियर हुआ मामला ये? पक्का ना? ये घूम जाएगा देखो बच्चों इस तरह से, ऐसे घूम जाएगा, ठीक है। और अब मैं कहता हूं कि बच्चों ये सिर्फ लीनियर है, सोचो ये दोनों आर्म है नहीं, ये दोनों आर्म है नहीं, तो अब भली घूमे क्या फर्क पड़ेगा, लाइन ही तो है, लाइन ही तो है बच्चों वो तो। अरे समझ में आया क्या? ठीक है, चलो लौटते हैं वापिस अपन अपनी जगह। तो देखो बच्चों, ये पिक्चर हमें दिख रही थी। अब देखो बेटा क्या हो गया, अब अगले डायग्राम में आप ध्यान दीजिए, अगले डायग्राम में बेटा क्या हुआ कि ये ग्रुप जी है,
और इस ग्रुप जी के आसपास देखो बच्चों, मैंने 2 ग्रुप लगा दिए, G1 G2 लगा दिए क्या? लगा दिए बच्चों? लगा। क्या पहली वाली स्ट्रक्चर में ऐसे कोई बड़े ग्रुप थे क्या? क्या पहली वाली स्ट्रक्चर में ऐसे कोई बड़े ग्रुप थे? नहीं थे। अब देखो बच्चों क्या होगा, अब यहां पर ये जो ऑर्बिटल है ना, वो बच्चों इस तरह से हो जाएगा, बच्चों ऐसे। ये ऑर्बिटल बच्चों इस तरह से हो गया कि नहीं हो गया? अब बताओ बच्चों, ये जो दोनों ऑर्बिटल है, ये दोनों ऑर्बिटल, क्या ये दोनों पी ऑर्बिटल अब एक दूसरे के पैरेलल है क्या? पी ऑर्बिटल अब एक दूसरे के पैरेलल है क्या? नहीं है ना। अब बताओ बच्चों, अगर ये पैरेलल नहीं है, क्या रेजोनेंस हो पाएगा? क्या रेजोनेंस हो पाएगा? तो रेजोनेंस में बच्चों रुकावट आ गई क्या? रेजोनेंस में रुकावट आ गई क्या? और किसके कारण आई ये रुकावट? किसके कारण आई बच्चों? साइज के कारण आई। G1 G2 जो बड़े बड़े साइज वाले थे उसके कारण आई। आई क्या बात समझ में बच्चों? तो देखो बच्चों, ये तो दोनों क्या है? पैरेलल है, पैरेलल टू ईच अदर है बच्चों। और ये क्या है देखो बच्चों, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। तो अब रेजोनेंस नहीं होगा। बच्चों समझ में आ गया क्या? मेरी सारी बातें समझ में आ गई? तो अब देखो बच्चों, यहाँ पे जी ग्रुप क्या होना चाहिए? एक ट्राई एंगुलर ग्रुप होना चाहिए। जी ग्रुप कैसा होना चाहिए? ट्राई एंगुलर, वाई जैसा। ये वाई बनाया मैंने, ये मैंने वाई बनाया है। तो बोलो बच्चों, NO2 हो सकता है ऐसा? NO2 हो सकता है, COOH हो सकता है, ये देखो ये एमीन हो सकता है बच्चों, हो सकता है। अब देखो बच्चों, अगर जी आपके इस तरह को, जैसे F हो, OH हो, NH2 हो, CN हो, तो बच्चों SIR आपको ऑब्जर्व नहीं होगा। क्यों? क्यों नहीं होगा बच्चों? इनका जो साइज है ना, वो छोटा है बच्चों। इनका साइज क्या बच्चों? छोटा है। क्या ये मामला समझ में आया? अच्छा, साइनाइड में तो नहीं होगा ना ऑब्जर्व? बोलो बच्चों, अगर साइनाइड में देखा जाए तो नहीं होगा ना? नहीं होगा ना बच्चों? क्यों नहीं होगा? साइनाइड में क्यों नहीं होगा? साइनाइड तो बच्चों लीनियर है, देखो sp हाइब्रिडाइजेशन है, साइनाइड तो sp है। अब देखो बच्चों, आप कहोगे सर NH2 तो ट्राइगोनल है ना, NH2 तो ट्राइगोनल है ना सर, ये इस तरह का दिख रहा है। लेकिन आपको पता है बच्चों, NH2 से जुड़ा हुआ क्या है? अरे दो नन्हे मुन्ने बेचारे पैदा ही हुए हैं अभी, है ना, छोटे छोटे हैं, ठीक है ना बच्चों। लेकिन अब जैसे देखो, मान लो मैं कह देता हूँ ये आ गया ग्रुप, ये मान लीजिए एल्डिहाइड आ गया, लग जाएगा इसके अंदर, ठीक है ना। कीटोन आ गया, उसमें लग जाएगा बच्चों। समझ में आ गया? अरे बच्चों समझ में आ गया? अब देखिए बच्चों, बाद में क्या कहता है कि जो ये साइड ग्रुप G1 एंड G2 है, साइड ग्रुप जो G1 एंड G2 है, वो बल्कि होने चाहिए, ठीक है ना। अरे जो अड़ोसी पड़ोसी ग्रुप वो बड़े होंगे तभी तो रुकावट करेंगे ना। तो वो कौन हो सकते हैं? वो एल्किल ग्रुप हो सकते हैं या वो ट्राइएंगुलर ग्रुप हो सकते हैं। जैसे देखिए क्या कह रहा है, इफ G1 एंड G2 आर टी, टी समझ रहे हो बच्चों, TDH, ये हाइड्रोजन के वो आइसोटोप है बच्चों, ट्रीटियम, ड्यूटीरियम, प्रोटियम, है ना बच्चों। F और ये CN आपको SIR इफेक्ट नहीं देंगे बच्चों, ठीक है ना, ये SIR इफेक्ट नहीं देंगे। अब देखो बच्चों, ये जो मैंने लाइन लिखी समझ में आई कि इन स्ट्रक्चर फर्स्ट ग्रुप G एंड बेंजीन बोथ आर कोप्लेनर, सो रेजोनेंस इज पॉसिबल। बोलो बच्चों, ये कोप्लेनर है, ग्रुप G और बेंजीन कोप्लेनर है, पैरेलल है दोनों। लेकिन ग्रुप से आपकी स्ट्रक्चर सेकंड में क्या हुआ? अब एक दूसरे के कोप्लेनर है या परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर है। तो अब रेजोनेंस नहीं होगा, नहीं होगा ना बच्चों। अरे समझ में आया? तो अब आओ बच्चों, अब उस क्वेश्चन को करते हैं। देखो बच्चों बताओ, ये जो एग्जाम्पल नंबर 9 है, एग्जाम्पल नंबर 9 में यहाँ NO2 आराम से -m -i लगाएगा। लेकिन बोलो, यहाँ ये NO2 क्या -m लगा पाएगा? क्या ये NO2 -m लगा पाएगा क्या? देखो इसके अड़ोस पड़ोस में दोनों तरफ CH3 है, सिर्फ क्या लगा पाएगा? सिर्फ -i लगा पाएगा। लगा पाएगा ना बच्चों?
बोलो समझ में आया क्या, है ना। तो अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन होता है, माइनस एम होता है या माइनस आई होता है, अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग माइनस एम या माइनस आई, अब समझ में आ गया बच्चों। चलो बोलो बच्चों, क्या ये NO2 यहाँ पर माइनस एम लगा पाएगा, क्या ये NO2 यहाँ पर माइनस एम लगा पाएगा, नहीं लगा पाएगा ना, सिर्फ माइनस आई, है ना। आ गया बच्चों समझ में। तो SIR इफेक्ट, SIR इफेक्ट समझ में आया, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। ये सर इफेक्ट नहीं है, ध्यान रख लेना, सर का कोई इफेक्ट नहीं है। चलो बच्चों, बच्चों ये दो कार्बोकेटाइन है, इन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बतानी है मेरे को, बताओ बच्चों। इन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी समझानी है, कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा बच्चों बताओ, बोलो। ये कार्बोकेटाइन है, ध्यान रखना, कार्बोकेटाइन है बच्चों, कार्बेनाइन नहीं है, ध्यान दो। देखो बच्चों, ये NO2 क्या करेगा, माइनस आई माइनस एम दोनों लगाएगा, ये CN सिर्फ माइनस सॉरी 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 ये सिर्फ माइनस आई लगाएगा बच्चों, ये माइनस एम माइनस आई दोनों लगाएगा, लगाएगा ना। तो आप मुझे बताओ बच्चों, NO2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा नहीं डिक्रीज करेगा ना, जबकि साइनाइड बहुत ज्यादा डिक्रीज करेगा ना, साइनाइड तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना। तो बोलो बच्चों, ये आएगा ना, अरे बोलो बच्चों, NO2 तो सिर्फ माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, जबकि साइनाइड दोनों लगा रहा है, माइनस आई भी लगा रहा है और माइनस एम भी लगा रहा है। आओ बच्चों अगले में बताओ, अगले ये जो कार्बोकेटाइन है, इन दोनों के अंदर बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा, सेकंड वाला होगा या फर्स्ट वाला होगा। देखो बच्चों, इसमें तो रेजोनेंस होगा, इसमें रेजोनेंस, पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में नहीं जाएगा ना, है ना। बोलो बच्चों, आप ऐसा कह सकते हो कि, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, देखो, पॉजिटिव चार्ज इज लोकलाइज्ड, ठीक है, और यहां जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड, ठीक है। बोलो बच्चों, सेकंड वाला होगा, होगा बच्चों, क्लियर है। चलो बच्चों, अब आ जाओ बच्चों, अपन बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN या NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बच्चों ये आपके सिलेबस में हेलो एल्केन और हेलो एरीन वाले चैप्टर, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है ना, उसके अंदर रहेंगे, तो ध्यान से समझ लेना, ये ध्यान से सुन लेना बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है क्या उसको समझाता हूं मैं। देखो बच्चों, ये RX दिख रहा है, मैं कहता हूं कि भैया इस X की जो EN है ना, वो इससे ज्यादा है, R से, वो खींचेगा, खींचेगा तो इसमें नेगेटिव इस पे पॉजिटिव। बोलो बच्चों, है बच्चों। तो आप मुझे बताओ, क्या ये NU माइनस इस पर अटैक कर सकता है, कर सकता है क्या ये NU माइनस नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक कर सकता है। अब देखो बच्चों, अगर ये NU माइनस, अगर ये NU माइनस X माइनस से तगड़ा पड़ा तो उसको हटा देगा ना, हटा के बच्चों खुद R के साथ बॉन्ड बना लेगा, बना लेगा नहीं बना लेगा बच्चों। आप मुझे बताओ, मैंने X को हटाया, हटाया बच्चों, हटाया, किससे हटाया, किससे हटाया, न्यूक्लियोफाइल से, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। समझ में आ गया बच्चों। अब सुनो ढंग से, हम क्या कहना चाहेंगे इसमें, जो काम की बात है वो ये है हमारे लिए, ये जो X माइनस है, ठीक है, ये क्या है, ये एक लिविंग ग्रुप है, निकलने वाला ग्रुप है, छोड़ने वाला ग्रुप है, ठीक है। ऐसे सोचो कि ये घर को छोड़कर जाने वाला ग्रुप है, घर को छोड़कर जाने वाला ग्रुप है, ठीक है ना। तो मुझे बताओ कि कौन घर को छोड़ के जाता है, छोटे बच्चे जाते हैं या बड़े जाते हैं, मेच्योर जाते हैं या इमेच्योर जाते हैं, बड़े जाते हैं ना, जो मेच्योर होते हैं वही जाते हैं। अरे बोलो बच्चों, जो मेच्योर होते हैं वही जाते हैं ना,
समझ में आई बात? आई कि नहीं आई? तो बच्चों देखो बताओ, मैं कहता हूं कि लिविंग ग्रुप टेंडेंसी देखो F माइनस Cl माइनस Br माइनस और I माइनस। आप मुझे बताओ बच्चों, कौन इजीली छोड़ के चला जाएगा? बोलो बच्चों, कौन इजीली छोड़ जाए? बड़ा कौन है? बड़ा कौन है बच्चों? आई है ना? है बच्चों? ये जा सकता है घर छोड़ के आराम से, जा सकता है ना बच्चों? अच्छा, वैसे आप जानते होंगे बच्चों, हमने क्या बोला था कि जो कैपेसिटेंस होता है, फिजिक्स में आप पढ़ते हो बच्चों, कैपेसिटेंस होता है 4 पाई एप्सिलॉन आर, होता है बच्चों। तो सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। तो नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी ज्यादा किसमें होगी? जिसका साइज बड़ा है। अरे साइज बड़ा है ना, बोलो बच्चों। तो कौन नेगेटिव चार्ज को होल्ड करके रख सकता है अच्छे से? किसकी कैपेसिटी अच्छी होगी? आई माइनस की होगी ना भाई। चार्ज तो सब पे -1 है, चेक करो। चार्ज तो सब पे -1 है। अच्छा, आप ये भी चेक कर सकते हो, आप ये भी चेक कर सकते हो कि कौन सा बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। बताओ, कौन सा बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा? एफ वाला या आई वाला? आई वाला होगा ना? अरे बच्चों समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब आओ बच्चों, देखो एसएन रिएक्शन बच्चों दो तरह से होती है। एक होती है बच्चों SN1 रिएक्शन, कुछ नाम आ रहा है? नाम समझ में आ रहा है? SN1 यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब ये वो रिएक्शन है जिसमें भाई साहब अकेले अकेले पार्टिसिपेट करेंगे। समझ में आ गया? वन मैन आर्मी वाली बात समझ में आती है क्या? अरे वन मैन आर्मी वाली बात समझ में आती है? अब मुझे बताओ बच्चों, अगर इसको अकेले को पार्टिसिपेट करना है ना, तो बच्चों इस पे कोई अटैक तभी करेगा ना जब क्या हो, पहले ये आयोनाइज हो खुद। अरे बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कोई कब दिखा पाएगा? देखो बच्चों सुनो, मैं समझाता हूँ। देखिए बच्चों, जैसे ये है यहाँ पर, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। बोलो बच्चों, ये वाटर का मॉलिक्यूल इस पर अटैक कर सकता है? कर सकता है बच्चों? अटैक करते ही देखो क्या हो गया, ये R1 R2 R3 और ये देखो बच्चों, ये OH और ये यहां से X माइनस निकल गया। अब देखो मैंने क्या बोला, इफ सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ गिवन कंपाउंड गिव्स स्टेबल कार्बोकेटाइन देन SN1 रिएक्शन विल बी देयर। समझ में आई ये लाइन? अगर गिवन कंपाउंड के सेल्फ आयोनाइजेशन से स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता है ना, तो वो SN1 रिएक्शन दे सकता है बच्चों। ठीक है ना? आप मुझे बताओ, 3 डिग्री हेलाइड से जो कार्बोकेटाइन बनता है क्या वो स्टेबल होता है? 3 डिग्री हेलाइड से जो कार्बोकेटाइन बनता है वो स्टेबल होता है? तो बोलो बच्चों, वो आयोनाइज हो सकता है? वो आयोनाइज हो सकता है, तो वो आराम से SN1 दे सकता है भाई। 3 डिग्री एकदम मेच्योर है, बड़ा है, आराम से अगर वो X माइनस को रिलीज भी कर दे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? अरे दिक्कत वाली बात नहीं है ना? अब मुझे बताओ, अगर अगर CH3X हो, ठीक है ना, बोलो बच्चों, CH3X ये आयोनाइज होगा? ये आयोनाइज होगा क्या? नहीं होगा ना? तो क्या ये SN1 रिएक्शन देगा? क्या ये SN1 रिएक्शन देगा? नहीं देगा ना? आई बात समझ में? तो देखो बच्चों सुनो, क्या देखो, सबसे पहले स्टेप में क्या हो रहा है बच्चों, आयोनाइजेशन होगा एल्किल हैलाइड का। ठीक है ना? क्या होगा बच्चों? आयोनाइजेशन होगा एल्किल हैलाइड का। तो होता क्या है बच्चों, देखो X की EN ज्यादा है, ये क्या करता है बच्चों, यहां से ये इस तरह से आयोनाइज हुआ। ठीक है बच्चों? अब मुझे बताओ बच्चों, आयोनाइज होने से यहाँ कार्बोकेटाइन बन गया? बन गया बच्चों। अच्छा एक चीज बताओ बच्चों, ये प्रोसेस फास्ट होगा या स्लो होगा? सोच के बताओ, ये प्रोसेस फास्ट होगा या स्लो होगा? एकदम दिमाग लगा के बताना बच्चों। बोलो बच्चों, फास्ट होगा या स्लो होगा?
देखो बच्चों ये प्रोसेस स्लो होगा, रीजन समझाता हूं मैं आपको इसका। बच्चों ये जो कंपाउंड है वो कैसा कंपाउंड है, तो ये कंपाउंड है वो कैसा कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड है ना। अरे जो कंपाउंड है वो कोवलेंट कंपाउंड है बच्चों। अच्छा मुझे एक बात बताओ बच्चों, आयोनाइजेशन होना किसकी प्रॉपर्टी होती है, आयन बनाना किसकी प्रॉपर्टी होती है, आयन का फॉर्मेशन किसकी प्रॉपर्टी होती है, आयनिक कंपाउंड की होती है ना। और हम ये आयन किसके बना रहे हैं, और हम ये आयन किसके बना रहे हैं, कोवलेंट कंपाउंड के बना रहे हैं। समझ में आ रही है क्या बात, हम ये आयन कोवलेंट कंपाउंड के बना रहे हैं। तो हम नेचर के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, नेचर के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, तो क्या वो फास्ट होगा या स्लो होगा, अरे वो फास्ट होगा या स्लो होगा, स्लो होगा ना। अरे बच्चों समझ में आ गया। अच्छा एक बात आप दिमाग में फिट करो, जहां पर भी इंटरमीडिएट बनता है ना वो प्रोसेस, वो स्टेप 99% केसेस में स्लो होता है। कोई भी प्रोसेस अगर जिसमें इंटरमीडिएट बनता है ना तो वो प्रोसेस 99% केसेस में स्लो होता है, अगर इंटरमीडिएट बन रहा है तो। मेरी बात सुन आई, बोलो बच्चों। तो देखो बच्चों ये क्या है, ये कैसा स्टेप है, स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप है तो मैं इसको आरडीएस बोल सकता हूं। अब मुझे बताओ, अगर ये आरडीएस है तो आरडीएस में जो रेट ऑफ रिएक्शन है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, बोलो बच्चों, मैं बोल सकता हूं। अब मुझे बताओ बच्चों, ये ऑर्डर वन आ गया, क्या ऑर्डर वन आ गया क्या, बोलो बच्चों। ये बात समझ में आई, इतना सबको समझ में आया। वापिस सुनो, देखो बच्चों हमने क्या बोला कि ये जो प्रोसेस है, पहला स्टेप है बच्चों आयोनाइजेशन ऑफ एल्किल हैलाइड या फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को आयोनाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बच्चों कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, और कोवलेंट कंपाउंड का आयोनाइजेशन जो होता है वो नेचर के एक तरह से अगेंस्ट वाली बात है, तो ये स्लो स्टेप होगा, होगा बच्चों, अरे होगा। तो स्लो स्टेप से हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल दें, रेट लो निकाल दें, और रेट लो निकालते तो आर इक्वल टू आ गया के एल्किल हैलाइड की पावर 1। तो मतलब समझ में आया बच्चों। अब मुझे बताओ बच्चों, अगर मैं एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन को डबल कर दूं तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या फर्क पड़ेगा, अगर एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन को डबल कर दूं तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या फर्क पड़ेगा, डबल हो जाएगी ना बच्चों, डबल हो जाएगी। एल्किल हैलाइड को डबल तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी ना बच्चों, हो जाएगी, क्योंकि इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 1 है ना। अरे बोलो बच्चों, ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स 1 है ना। अब एक चीज बताओ बच्चों, आप एक चीज बताओ, अगर मुझे इस कंपाउंड का आयोनाइजेशन करना है, इस कंपाउंड का आयोनाइजेशन करना है, तो हमें कैसा सॉल्वेंट काम में लेना चाहिए, हमें कैसा सॉल्वेंट काम में लेना चाहिए, वाटर जैसा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, या बेंजीन जैसा, वाटर जैसा लेना चाहिए ना। याद करो आयनिक कंपाउंड वाटर में जाकर आयोनाइज होते हैं ना। तो बोलो बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए फॉर आयोनाइजेशन ऑफ alkyl halide we use polar protic solvent। ये बात समझ आएगी बच्चों, हमें अगर आयोनाइज करना है तो हम कौन सा सॉल्वेंट काम में ले रहे हैं बच्चों, बोलो, हम ले रहे हैं बच्चों पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। समझ में आ गया मामला, अरे बोलो बच्चों पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मामला समझ में आ गया। अब बच्चों याद है क्या, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है बच्चों, याद है क्या, केटाइन और एनाइन दोनों का सॉल्वेशन करता है, याद है क्या। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट केटाइन और एनाइन दोनों का सॉल्वेशन करता है। देखो बच्चों सुनो, अब देखो बच्चों ये C+ बना हुआ है, ये
R3 है। तो बच्चों अगर मैं ऐसा बोलूं कि इसको वाटर सराउंड करेगा, तो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वही तो इसको सराउंड करेगा ना। अरे बोलो बच्चों, यही तो इसको सराउंड करेंगे ना, पॉजिटिव को नेगेटिव करेगा। अब देखो बच्चों सुनो, ये जो x माइनस निकला, इस x माइनस को कौन सराउंड करेगा? इस x माइनस को कौन सराउंड करेगा? वाटर का कौन सा एंड? H करेगा। देखो बच्चों, करेगा बच्चों इस तरह से। क्या ये समझ में आया? बोलो बच्चों समझ में आया? अब देखो, एक बच्चे के जनरली क्वेश्चन ये आता है कि सर ये x माइनस निकल तो गया, लेकिन सर ये भी तो एक न्यूक्लियोफाइल है, ये वापस अटैक कर देगा ना। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके बच्चों के दिमाग में आया क्या? अरे बोलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आया क्या कि जो न्यूक्लियोफाइल x माइनस निकला वो अटैक कर सकता है? लेकिन बच्चों वो अटैक करने लायक बचा नहीं। क्यों नहीं बचा? देखो हमने उसको बच्चों घेर के पकड़ के बैठ गए, हमने उसको घेर लिया ना। अरे बोलो बच्चों, इसको घेर के बैठ गए ना, एक्स माइनस को हमने पूरी तरह से घेर के रख लिया, इसको सराउंड कर लिया। अब ये अकेला नहीं है, ये भाग सकता है? नहीं भाग सकता ना। तो अब मुझे बताओ बच्चों, इस Cr3 प्लस को कौन घेर के बैठा है? Cr+3 को वाटर का मॉलिक्यूल घेर के बैठा है ना। अच्छा आपको पता है बच्चों, वाटर का मॉलिक्यूल भी तो एक न्यूक्लियोफाइल है। अरे बोलो बच्चों, वाटर का मॉलिक्यूल भी तो एक न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं है? है। तो बोलो बच्चों, ये अटैक कर सकता है? ये अटैक कर सकता है? अटैक करते देखो बच्चों क्या हुआ, हमारे पास क्या मिला? मिला ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आती है, बोलो बच्चों क्या होगा? अनस्टेबल। यहां से निकल जाएगा, और निकलते देखो बच्चों क्या होगा? बोलो बच्चों, क्या समझ में आया? अब देखो बच्चों सुनो, ये प्रोसेस फास्ट होगा, क्योंकि बच्चों यहां देखो, यहां कंप्लीट चार्ज है। सोचिए, देखो यहां जो है ना बच्चों, यहां जो चार्ज है वो कंप्लीट चार्ज है, ठीक है। और यहां जब आप देख रहे हो ना, तो ये कैसा चार्ज है बच्चों? ये पार्शियल चार्ज है। अरे समझ में आ रहा है क्या? जब तक एटम के बीच में बॉन्ड बना रहता है, तो ये कैसा चार्ज है? पार्शियल चार्ज है। क्या ये बात समझ में आई? अरे बोलो बच्चों, समझ में आ गया है क्या? अब मुझे बताओ बच्चों, क्या इस रिएक्शन के स्लो स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल हुआ? अरे स्लो स्टेप में तो न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं हुआ ना। तो हम चाहें तो हम न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल भी तो काम में ले सकते हैं ना। अरे हम न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल काम में ले सकते हैं ना, ले सकते हैं बच्चों। बोलो, सिर्फ हमें क्या करना है, उसका सोल्वेशन ही तो करना है। तो न्यूट्रल का मतलब मैं वीक न्यूक्लियोफाइल काम में ले सकता हूं ना। अरे न्यूट्रल का मतलब मैं वीक न्यूक्लियोफाइल काम में ले सकता हूं बच्चों। अब मुझे बताओ बच्चों, हमने इसको वाटर को यूज करके इसको तोड़ दिया। तो वाटर का यूज करके मैंने अगर इसको तोड़ दिया, तो मैं इस रिएक्शन को क्या बोल सकता हूं? वाटर को यूज करके मैंने इसको तोड़ दिया, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं? मैं इसको हाइड्रोलिसिस बोल सकता हूं क्या? लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना। किसके यूज के थ्रू? किसका यूज करके तोड़ा? वाटर का यूज करके तोड़ा, तो मैं इसको हाइड्रोलिसिस बोल सकता हूं बच्चों, बोल सकता हूं। तो देखो बच्चों, क्या मैं इसको सोल्वोलाइसिस बोल सकता हूं? क्या मैं इसको सोल्वोलाइसिस, जैसे अगर कोई सॉल्वेंट है तो सोल्वोलाइसिस। अब बताओ, अगर मैंने एल्कोहल लिया तो क्या बोलूंगा? एल्कोहल लिया तो एल्कोलाइसिस, ठीक है ना, एल्कोलाइसिस। अच्छा अगर मान लो मैंने अमोनिया लिया तो अमोनोलाइसिस। समझ में आ गया? बोलो बच्चों, समझ में आ गया? ये बात सबको समझ में आई? अच्छा बच्चों, इस रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बन रहा है।
इस रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बन रहा है बच्चों, तो कार्बोकेटाइन बनता है तो क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? रीअरेंजमेंट पॉसिबल है बच्चों, पक्का ना? अच्छा, कौन सा कार्बोकेटाइन आपका इजीली बनेगा, जो स्टेबल है या जो अनस्टेबल है? कौन सा कार्बोकेटाइन इजीली बनेगा? स्टेबल ही बनेगा ना, स्टेबल ही बनेगा बच्चों। चलो अब समझते हैं बच्चों, देखो क्या क्या लाइनें लिखी हुई सुनिए। पहला क्या कहता है कि आयोनाइजेशन ऑफ एल्किल हैलाइड इज स्लोवेस्ट स्टेप, इट मींस इट इज आरडीएस। ये बात सुनाई, एल्किल हैलाइड का आयोनाइजेशन स्लोएस्ट स्टेप है, क्यों? समझ में आ गया? आ गया? आ गया बच्चों? ठीक है, अब देखो बच्चों, इन आरडीएस only alkyl halide participate and that's why order of reaction will be 1। बोलो बच्चों, ये बात समझ आ गई? आरडीएस में सिर्फ एल्किल हैलाइड पार्टिसिपेट कर रहा है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 आ गई, इसलिए अपन इसको यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बोल रहे हैं बच्चों। ठीक है, आगे देखो क्या कहता है, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड इज डबल्ड देन रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स, बोलो बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन में डबल हो जाएगी, बोलो, रेट ऑफ रिएक्शन आपकी डबल होगी कि नहीं होगी? चलिए अब मुझे बताओ कि न्यूक्लियोफाइल का पहले स्टेप में कोई रोल था क्या? क्या न्यूक्लियोफाइल का पहले स्टेप में कोई रोल था? नहीं था। तो मैं एक वीक न्यूक्लियोफाइल कहां में ले सकता हूं? वीक का मतलब न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल कहां में ले सकता हूं? ले सकता हूं। तो हमने इसमें कौन सा यूज लिया बच्चों? पीपीएस। पीपीएस का मतलब समझते हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आर यूज्ड लाइक वाटर, अमोनिया, मिथेनॉल, इथेनॉल, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, है ना बच्चों? बोलो बच्चों, ये यूज ले सकते हैं? ले सकते हैं क्या? अब देखो बच्चों, आपको याद है सॉल्वेंट ने खुद ने क्या किया, जो कार्बोकेटाइन बना था उसको घेर लिया था ना? सॉल्वेंट ने खुद ने उस कार्बोकेटाइन को सराउंड कर लिया था ना? तो मैं कह सकता हूं कि सॉल्वेंट इटसेल्फ एक न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, करता है ना? अच्छा, मैंने बोला था ना कि इस रिएक्शन को मैं सोल्वोलाइसिस बोल सकता हूं, इस रिएक्शन को मैं सोल्वोलाइसिस। तो देखो बच्चों, मैंने क्या लिखा है, अगर वाटर है तो हाइड्रोलाइसिस, मिथेनॉल है तो मिथेनोलाइसिस, इथेनॉल है तो इथेनोलाइसिस, अमोनिया है तो अमोनोलाइसिस, है ना? बोलो बच्चों, ये समझ में आ गया? अच्छा, अब देखो बच्चों, आफ्टर आयोनाइजेशन हैलाइड इज सॉल्वेटेड तो इट विल नॉट अटैक अगेन। ये बात सही है ना? हमने हैलाइड आयन को घेर के बैठ गए तो ये वापस अटैक नहीं करेगा, पक्का? अब मुझे बताओ बच्चों, मैं बोलूं कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना, बोलो बच्चों, कार्बोकेटाइन बना, तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट पॉसिबल है कि नहीं है? अरे बोलो बच्चों, कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट होता है? होता है। रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन एंड स्टेबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप। भाई जो दोनों बन रहे हैं, चाहे लिविंग ग्रुप हो और चाहे स्टेबिलिटी हो, कार्बोकेटाइन दोनों पर डिपेंड करेगा ना? अरे बोलो बच्चों, दोनों पर डिपेंड करेगा ना? चलिए अब ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर चेक करते हैं बच्चों। देखो, व्हेन हेलोजन एक्स इज सिमिलर, ठीक है बच्चों, हमने क्या बोला, हेलोजन एक्स सिमिलर है, तो बच्चों बताओ कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे स्टेबल होगा इस कंडीशन में? बताओ, फर्स्ट वाला होगा क्या? फर्स्ट वाला बच्चों कौन सा कार्बोकेटाइन बन रहा है? देखो बच्चों, फर्स्ट कंडीशन में आपको बेंजिल कार्बोकेटाइन मिल रहा है, सेकंड कंडीशन में एलिल कार्बोकेटाइन मिल रहा है, रेजोनेंस होगा इसमें? बोलो बच्चों, रेजोनेंस होगा? होगा? देखो बच्चों, ऐसे कर सकते हैं, समझ में आया? आया क्या बच्चों? बोलो, आ गया? तो बताओ, जब हेलोजन सिमिलर है तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये आ सकता है क्या? T21 और फिर ये मिथाइल हैलाइड। बोलो बच्चों, 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ ना? उससे भी ज्यादा अगर, उससे भी ज्यादा अगर मैं बोलूं तो मैं कह सकता हूं कि बेंजिल और एलिल, मतलब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करनी है, आप कर लेंगे? कर लेंगे बच्चों? अब आओ बच्चों, नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, आर इज सिमिलर एंड एक्स इज डिफरेंट। तो अब बताओ बच्चों, कौन इजीली छोड़ के जाएगा?
ये जाएगा ना बच्चों? क्या समझ में आया? क्या आपको समझ में आया बच्चों? चलो अब बात करते हैं बच्चों स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन की। SN1 रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री समझते हैं। देखो बच्चों सुनो, मान लीजिए आपने कोई ऑप्टिकली एक्टिव एल्किल हैलाइड काम में लिया। कौन सा काम में लिया? ऑप्टिकली एक्टिव एल्किल हैलाइड, ठीक है ना। देन रेसेमिक मिक्सचर, रेसेमिक मिक्सचर समझते हो बच्चों? रेसेमिक मिक्सचर समझते हो क्या? देखो P+N है ना, या R+S, दोनों बनते हैं। बनते ही नहीं बनते? मतलब एक कंपाउंड के एनेंशियोमर बनते हैं, एक कंपाउंड के एनेंशियोमर्स बनते हैं। एनेंशियोमर नाम सुना है ना? अरे एनेंशियोमर्स तो नाम सुना होगा ना भाई लोगों। अब देखो बच्चों सुनो, ऐसा क्यों होता है समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट कौन है? इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट कौन है? कार्बोकेटाइन। अच्छा, इस कार्बोकेटाइन का अगर मैं आपसे बोलूं कि जो ये कार्बोकेटाइन बना, कार्बोकेटाइन की यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 है क्या? इस कार्बोकेटाइन की हाइब्रिडेशन स्टेट sp2 है क्या? है बच्चों। अगर ये sp2 है इसका मतलब ये प्लेनर है ना? अरे प्लेनर है बच्चों। तो प्लेनर में अटैक क्या हो सकता है आपका बच्चों? देखो फ्रंट साइड से भी हो सकता है और रियर साइड से भी हो सकता है, दोनों साइड से हो सकता है ना? हो सकता है बच्चों? हो सकता है नहीं हो सकता? देखो बच्चों कैसे, सुनो, ये प्लेनर स्ट्रक्चर है आपके सामने, दिख रही है प्लेनर। इसमें अटैक इधर से भी हो सकता है, हो सकता है, और इसमें अटैक पीछे से भी हो सकता है, हो सकता है ना बच्चों? अरे दोनों साइड से अटैक पॉसिबल है ना? बोलो, आया मामला समझ में? ठीक है। तो अब देखो बच्चों सुनो, मान लो अगर आगे से डी बना तो पीछे से क्या बनेगा बच्चों? एल बनेगा ना? दोनों अपोजिट है ना? एक साइड से अगर डी बना तो दूसरे साइड से एल बनेगा, बनेगा बच्चों। तो मैं कह सकता हूं कि डी और एल दोनों बने, दोनों बने। भाई ऐसे सोचो, देखो कि मैं क्या कह रहा हूं, इसको ऐसे समझ लीजिए बच्चों कि जैसे सपोज ये हेलोजन था, ठीक है, तो एक तो एलोजन इस साइड से हटा और इसी साइड से आपका न्यूक्लियोफाइल एंटर कर गया। समझ में आ रहा है? जिस साइड से एलोजन हटा उसी साइड से आपका न्यूक्लियोफाइल एंटर कर गया, ठीक है। दूसरा क्या होगा? दूसरा अपन कह सकते हैं कि इसके अपोजिट साइड से, इस साइड से, अपोजिट साइड से हो सकता है ना? तो बोलो बच्चों, इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग आएगा कि नहीं आएगा? अरे दोनों का कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट आएगा ना बच्चों, ये ग्रुप अपोजिट है ना? अरे ग्रुप अपोजिट है तो कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग आएगा। एक का डी आएगा तो दूसरे का एल आएगा ना? आएगा बच्चों। अब देखो बच्चों सुनो, अब लफड़ा क्या है, ध्यान से सुनना। क्या है कि प्रैक्टिकली क्या देखा गया बच्चों कि यहां पर है ना, जो रेसेमाइजेशन है वो कंप्लीट नहीं होता। प्रैक्टिकली जो रेसेमाइजेशन होता है वो पार्शियल होता है, ठीक है। ऐसा क्यों, समझाता हूं बच्चों। देखो सुनो, होता क्या बच्चों, जैसे हमने क्या बोला कि हमारे पास ये, ठीक है बच्चों, और इधर से ये Br-, ठीक है। अब अभी भी क्या होता है बच्चों कि इन दोनों के बीच में थोड़ा बहुत अट्रैक्शन रहेगा ही रहेगा ना? अरे बोलो बच्चों, आयन पेयर है तो अट्रैक्शन रहेगा। अब सोचिए, एक न्यूक्लियोफाइल को इस साइड से अटैक करना है और एक न्यूक्लियोफाइल को इस साइड से अटैक करना है, करना है। तो मुझे बताओ बच्चों, इस साइड से अटैक कंपैरेटिवली कम होगा ना? बोलो बच्चों, क्योंकि इस साइड रास्ते में कौन आ गया? अरे इस साइड रास्ते में कौन आ गया? ब्रोमीन आ गया। इस साइड एकदम खुला पड़ा मैदान है बच्चों, और खुले पड़े मैदान में हम अटैक आराम से अच्छे से कर सकते हैं। तो कौन सा अटैक अच्छे से होगा, फ्रंट साइड से या रियर साइड से? बोलो बच्चों, रियर साइड से अटैक अच्छा हुआ बच्चों। अब देखो बच्चों, एक बात सुनो कि जिस साइड से हेलोजन आपका हटा उसी साइड न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ गया। समझ आ गया बच्चों? जिस साइड से न्यूक्लियोफाइल हटा उसी साइड आके जुड़ गया।
इसको तो हम नाम देते हैं बच्चों क्या, इसको तो बोलते हैं रिटेंशन। रिटेन कर गया ना, अरे रिटेन कर गया ना, जैसा पहले था वैसा का वैसा बना है ना वापिस। अरे R1 R2 R3 की पोजीशन वही है, x की जगह आ गया। अब मुझे बताओ, अगर इसके अपोजिट जुड़ता है तो मैं इसको इन्वर्जन बोलूंगा। इन्वर्जन बोलूंगा क्या, उल्टा हो गया बच्चों, अरे उल्टा हो गया ना, अपोजिट हुआ ना। अब मुझे बताओ, रिटेंशन तो कहां से हो रहा है, रिटेंशन तो हो रहा है बच्चों फ्रंट साइड से, और इन्वर्जन कहां से हो रहा है, रियर साइड से। तो किस साइड से अटैक इजी होगा, किस साइड से अटैक इजी होगा, रियर साइड से। तो कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, बताओ कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, रियर यानी इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा कि नहीं बनेगा, अरे बनेगा बच्चों। तो चलो पढ़ो अब आप, ये क्वेश्चन आपके बच्चों नीट में आ चुका है, ध्यान रखना। ये जो मैंने आपको अभी बताया है, ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, ठीक है। तो practically there is partially racemization because front side attack is comparatively in a less amount while rear side attack is more. It is due to ion pair attraction. X minus does not diffuse easily, so it will decrease front side attack. क्या समझ में आया, बोलो बच्चों समझ में आया क्या, आ गया सबको। चलो अब एक काम करते हैं, एक बार अपन चलते हैं एनसीईआरटी में, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी में देखो बच्चों, ये आपको जो दे रखा है वो मैं आपको बताता हूं बच्चों। ये देखो बच्चों, ये दिख रहा है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर SN1, दिख गया बच्चों। और ये पेज नंबर दे रखा है आपको 303 पर, दे रखा है बच्चों, दे रखा है क्या, देखो आप बुक निकालो और इसको फटाफट पढ़ो, 2 मिनट में आता हूं। हाँ भैया, पढ़ा है इसको आप लोगों ने, पढ़ लिया बच्चों। देखो ये सारा कुछ दे रखा है, स्टेप फर्स्ट दे रखा है ना, स्टेप सेकंड दे रखा है, ये देखिए आप ढंग से, स्लोवेस्ट एंड रिवर्सिबल, ये देखो बेंजाइलिक,
दे रखा है, दे रखा है बच्चों, आया क्या समझ में? आ गया? चलो अपन ये क्वेश्चन थोड़ा बाद में करेंगे, एक बार अपन समझ लेते हैं आगे और चीजें, फिर पढ़ेंगे अपन। चलिए ये बताओ, रिएक्टिविटी ऑर्डर इन वन मैकेनिज्म, ये बताना बच्चों हमें। रिएक्टिविटी ऑर्डर बताओ बच्चों, कौन होगा? सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा बच्चों? देखो, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा आपका फर्स्ट, होगा क्या? फर्स्ट क्यों हुआ बच्चों, समझ में आया क्या? फर्स्ट इसलिए हुआ क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना रहा है, बना। अब देखो सेकंड थर्ड फोर्थ सारे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेंगे, तो अब 2 डिग्री कार्बोकेटाइन तो डिसाइड नहीं करेगा, तो फिर ग्रुप अच्छा कौन है निकलने वाला? फोर्थ है ना, फर्स्ट फोर्थ फिर सेकंड एंड फिर थर्ड, हो गया बच्चों? चलिए आगे आओ बच्चों, बात बी में करें। बी में बताओ कौन होगा, बताओ। 1 के बाद, 1 के बाद बोलो बच्चों। देखो ये फर्स्ट है, सेकंड है, ये थर्ड है। इसमें देखो बच्चों, फर्स्ट फर्स्ट के बाद थर्ड, थर्ड के बाद सेकंड। अब बहुत से बच्चे सेकंड कर देंगे, सेकंड मत कर देना भैया। सेकंड अगर आप ध्यान दो ना, तो ये हटने के बाद ये एंटी एरोमेटिक बना, क्या बना? एंटी एरोमेटिक बन गया। अरे समझ में आया? पांच में आई, बोलो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, नेक्स्ट बताओ बच्चों। देखो अगेन मैं इसको नंबर देता हूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। बताओ बच्चों किस में होगा? देखो बच्चों यहाँ फोर्थ होगा, फोर्थ के बाद अगर आप ध्यान दो फिर थर्ड, थर्ड के बाद सेकंड एंड सेकंड के बाद फर्स्ट। क्या समझ में आया? अरे बोलो बच्चों समझ में आया क्या? देखो फोर्थ में जो कार्बोकेटाइन बनाना, उस कार्बोकेटाइन में आप क्या देख रहे हो? उस कार्बोकेटाइन में पूरा एक साथ रेजोनेंस होगा, होगा ना? होगा। थर्ड वाले में क्या होगा बच्चों? थर्ड वाले में रेजोनेंस तो होगा, लेकिन एट ए टाइम एक ही साइड होगा, है ना? दूसरा दूसरा डबल बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब देखो सेकंड और थर्ड में कैसे करेंगे कि जितना थर्ड में हो रहा है उतना तो सेकंड में हो रहा है, इतना तो सेकंड में हो रहा है, लेकिन थर्ड में बच्चों एडिशनली सेकंड साइड वाला भी तो होगा ना? अरे थर्ड में इधर भी तो हो रहा है ना, ये वाला, ये सेकंड में थोड़ी ना हो रहा है। अरे बच्चों समझ में आ गया क्या? आ गया? चलो बच्चों अब बताओ, अब बताओ बच्चों कौन होगा? देखो बच्चों इसमें डबल बॉन्ड एक है, इसमें डबल बॉन्ड दो है, और इसमें डबल बॉन्ड तीन है। तो किसमें डबल बॉन्ड ओड नंबर में है? डबल बॉन्ड ओड नंबर में आपको दिख रहा है कि फर्स्ट और थर्ड में ही है ना? तो फर्स्ट और थर्ड तो एरोमेटिक होगी, और सेकंड क्या होगी? सेकंड क्या बनेगी? एंटी एरोमेटिक। तो अब देखो बच्चों थर्ड लेंगे, थर्ड के बाद फर्स्ट, फर्स्ट के बाद सेकंड। क्यों? क्योंकि बच्चों थर्ड की रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ज्यादा बनेगी, मोर आर एस बनेगी, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ज्यादा बनेगी। चलो बच्चों अब बताओ बच्चों, ई में बताओ। वेरी गुड। ई में देखो बच्चों क्या करेंगे, ये कार्बोकेटाइन बना, फिर ये कार्बोकेटाइन बना,
3 कार्बोकेटाइन बना। बताओ बच्चों कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे स्टेबल होगा? देखो ये लोन पेयर देगा, रेजोनेंस करेगा, ये लोन पेयर देगा, रेजोनेंस करेगा, लेकिन ये तो बच्चों खींच लेगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सेकंड, सेकंड के बाद फर्स्ट, फर्स्ट के बाद थर्ड। क्या समझ में आया? आया बच्चों? ठीक है, चलिए अब बताओ बच्चों, एफ में बताओ, एफ में प्रोडक्ट क्या बनाएंगे? एफ में प्रोडक्ट क्या बनाओगे बच्चों? बताओ, जल्दी से बनाओ। वेरी गुड। देखो बच्चों, आपको पता है पहले तो कार्बोकेटाइन बन जाएगा, बन गया। अब क्या होगा? अब बच्चों इस कार्बोकेटाइन से हाइड्राइड शिफ्ट मारेगा, मारेगा ना? हाइड्राइड शिफ्ट किया बच्चों, और हाइड्राइड शिफ्ट करते ही ये बन गया कार्बोकेटाइन। और अब इस 3 डिग्री कार्बोकेटाइन पे देखो, ये 2 डिग्री था, ये 3 डिग्री था, पढ़ाया मैंने शिफ्टिंग। अब देखो बच्चों, ये वाटर का मॉलिक्यूल अटैक करेगा, और अटैक करके, सॉरी, अटैक करके क्या बन जाएगा? ये OH आ गया। आ गया क्या? बोलो बच्चों, जी का बताओ, जी में क्या होगा? जी में बताओ बच्चों। देखो बच्चों क्या होगा, पहले तो ये कार्बोकेटाइन बना, याद कीजिए, बन गया। अब क्या होगा बच्चों? अब रिंग एक्सपेंड करेगी, करेगी ना? रिंग एक्सपांशन मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, इस तरह से तोड़ेंगे बच्चों, नेगेटिव, पॉजिटिव, और इस नेगेटिव को इससे जोड़ दो, तो जोड़ेंगे तो 6 मेंबर की रिंग बन गई बच्चों, और ये हो गया। ऐसा आया बच्चों? ऐसा आया क्या? ऐसा आया बच्चों? बोलो, आ गया? अब देखो बच्चों, यहां से क्या होगा, ये हाइड्राइड शिफ्ट मारेगा, और हाइड्राइड शिफ्ट मारते ही ये वाली पिक्चर आ गई मेरे पास, बन गया। और इस पर वाटर का मॉलिक्यूल अटैक करेगा, और अटैक करके, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों रिएक्शंस में प्रोडक्ट एक ही जैसे बने ना? बोलो बच्चों, एफ और जी दोनों में एक ही जैसे प्रोडक्ट बने, बने बच्चों? अब मुझे बताओ, क्या ये दोनों ग्रुप, क्या ये दोनों ग्रुप आपकी SN1 देंगे क्या? क्या ये दोनों ग्रुप SN1 देंगे? देखो सुनो, रीजन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इन दोनों ग्रुप में क्या लफड़ा है? इन दोनों ग्रुप में जो लफड़ा है वो ये है कि यहां से Br माइनस हटा, ये कार्बोकेटाइन बना, ठीक है, और यहां से ये मिला। ये दोनों ही कार्बोकेटाइन क्या होंगे बोलो? हाईली अनस्टेबल होंगे बच्चों, होंगे कि नहीं होंगे? बोलो बच्चों, है ना? ये दोनों क्या है बोलो बच्चों? हाईली अनस्टेबल ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। बोलो बच्चों, आया समझ में? ये बात क्लियर हुई क्या? बोलो बच्चों, ये बात क्लियर हुई क्या? ठीक है, तो बच्चों SN1 समझ में आ गया आप लोगों को? SN1 समझ में आ गई? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कोई डाउट है तो बोल जाओ, कोई डाउट है तो बोल जाओ। चलो बच्चों, देखिए, अगर हमने ये पढ़ी SN1, अब अपन लेते हैं बच्चों, देखो सुनो,
बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। इस बार क्या बच्चों, इस बार अपन डिस्कस करेंगे बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब देखो बच्चों, इफ सेल्फ आयोनाइजेशन of alkyl halide does not give stable carbocation or condition of self ionization is not there, then SN2 will occur। अब ये जो मैंने लाइन लिखी है ना, इस लाइन को समझना जरूरी है बच्चों, ये लाइन को समझना जरूरी है। देखो बच्चों सुनो, मैं क्या कर रहा हूं, जैसे मैंने बच्चों यहां पर ये लिया बच्चों CH3Br ये लिया बच्चों, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, यहां मैंने पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट काम में ले ली। कौन से काम में ले लिया बच्चों? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। समझ पा रहे हो मेरी बात? कौन से सॉल्वेंट काम में ले रहा हूं मैं? पोलर एप्रोटिक, ठीक है। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट अगर मैं काम में ले रहा हूं, ठीक है ना, तो जैसे देखो आपको याद है क्या मैंने बताया था, DMF, DMSO, एसीटोन, है ना, बताया था बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, ये OH माइनस है बच्चों। आप मुझे बताओ बच्चों, ये जो है ये किसका सॉल्वेशन करते हैं? बोलो बच्चों, ये किसका सॉल्वेशन करते हैं? सिर्फ और सिर्फ केटाइन का, याद है क्या? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट सिर्फ और सिर्फ किसका करेंगे? सिर्फ और सिर्फ केटाइन का करेंगे ना बच्चों। याद करो, देखो आपको अगर याद नहीं आ रहा ना, देखो बच्चों ये एसीटोन है बच्चों। इस एसीटोन में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है कि नहीं है? तो लोन पेयर के कारण आपने क्या देखा बच्चों, यहां पर ये सिर्फ केटाइन को कर सकता है। अब आप कहोगे सर कार्बन में पॉजिटिव है ना, लेकिन ये कार्बन पॉजिटिव भली हो लेकिन ये सॉल्वेशन कर नहीं पाएगा बच्चों, बताओ क्यों? अरे ये पॉजिटिव वाला कार्बन सॉल्वेशन क्यों नहीं कर पाएगा? अरे CH3 के कारण ढक गया। देखो ये दो CH3 इसको ढक के बैठ गए, तो इसको सॉल्वेशन करने नहीं देंगे, घेरा हुआ है ना इसको, इसको सराउंड किया हुआ है। तो अब देखो बच्चों सुनो, ये जैसे हमने इसमें लिया काम में NaOH, तो NaOH के Na+ को तो क्या करेगा? NaOH के Na+ को तो ये सराउंड करके बैठ जाएंगे ना। बोलो बच्चों, NaOH के Na+ को सराउंड करके बैठ जाएंगे कि नहीं बैठ जाएंगे? बैठ जाएंगे। अब बताओ जब Na+ को सराउंड करके बैठ गया तो OH- फ्री हो गया क्या? OH- फ्री हो गया क्या? अब बोलो बच्चों, अब यहां क्या होगा कि OH- और Br की आमने सामने की लड़ाई होगी। होगी बच्चों, OH- और Br- की आमने सामने की लड़ाई होगी। कैसे? देखो बच्चों, ये नेगेटिव, तो ये अटैक करेगा इस साइड से। अटैक किया बच्चों, अटैक करेगा, और अटैक करके ये इस तरह से, देखो इसने इसको हटा दिया, हटा दिया बच्चों, इसने इसको हटा दिया। अब बच्चों देखो, एक तो पहली बात कि सेल्फ आयोनाइजेशन से कोई स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा ना। अरे सेल्फ आयोनाइजेशन से कोई स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा ना, नहीं बनेगा। एंड सेकंड, आप अगर ध्यान दो तो सेल्फ आयोनाइजेशन की कंडीशन भी नहीं है, सेल्फ आयोनाइजेशन की कंडीशन भी नहीं है, क्योंकि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट अपने काम में लिया। हाँ बच्चों समझ में आया क्या? यहाँ पर हमें आमने सामने की लड़ाई करनी है ना। तो जो न्यूक्लियोफाइल देने वाला है ना, उसके कैटाइन को क्या करना पड़ेगा? इसी को पकड़ के बैठना पड़ेगा, तभी न्यूक्लियोफाइल फ्री होगा। अरे बोलो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट काम में ले लेता तो बताओ, अगर मैं यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट काम में लेता तो क्या होता? क्या रिएक्शन हो पाती?
अगर मैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट काम में लेता तो क्या ये रिएक्शन हो पाती? बच्चों नहीं हो पाएगी। होगा क्या? वो OH माइनस को भी सराउंड कर लेगा, और OH माइनस जब सराउंड हो गया तो फिर पंगा क्या होगा? रिएक्शन नहीं होगी ना। अरे बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? अब देखो बेटा, सुनो होता क्या है इसमें, ध्यान देना बेटा। इसमें जैसे ये CH3 है, ठीक है, CH3 में ये OH माइनस है। अब देखो बेटा, इसमें एक बात आप दिमाग में फिट कर लो जो मैं समझाना चाह रहा हूं, कि फ्रंट साइड अटैक होगा नहीं बच्चों। इसमें फ्रंट साइड से जो अटैक है ना वो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? देखो बच्चों, जो हेलोजन पे जो लोन पेयर है ना वो इसको रिपल्शन देंगे, देंगे कि नहीं देंगे बच्चों? अरे हेलोजन पे जो लोन पेयर है वो इसको रिपल्शन देंगे, देंगे बच्चों। तो अब बेटा ये आगे से अटैक नहीं कर पाएगा, तो इसको अटैक कहां से करना पड़ेगा? पीछे से करना पड़ेगा, करना पड़ेगा बच्चों। अच्छा, आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा बच्चों, एक होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। चलो आपके सिलेबस में तो सिर्फ और सिर्फ डाई एटॉमिक स्पीसीज की है, लेकिन ध्यान रखना हर मॉलिक्यूल पर लग सकती है। तो होता क्या बच्चों, यहां इसके पास ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, समझ में आ रहा है? अरे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जानते हो क्या? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जानते हो, जो खाली पड़ा है, ठीक है। तो ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या करेगा बच्चों, ये अटैक करेगा। सॉरी मैंने एरो गलत बना दिया, एक मिनट रुको बच्चों। ये फिर अटैक कहां से करेगा? ये इस साइड से अटैक करेगा। बच्चों समझ में आया क्या? ये फ्रंट साइड से अटैक करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा? समझ में आई क्या बात? अरे फ्रंट साइड से ब्रोमीन इसको रिपल्शन देगा, ठीक है ना। तो इसने अटैक किस साइड से किया? इसने बैक साइड से अटैक किया, और जो खाली ABMO है उसके साथ इसका इंटरेक्शन शुरू हुआ। अब देखो बच्चों, अब क्या होगा यहाँ पर, ध्यान से समझना। अब हुआ क्या कि ये जो C है, ठीक है, ये क्या करेगा? देखो बच्चों, ये OH माइनस है और ये Br माइनस है, ठीक है। एक ऐसी स्टेज आएगी बच्चों कि इन दोनों पे आपका पार्शियली चार्ज आ जाएगा। ये पार्शियली चार्ज समझ पा रहे हैं कि आधा चार्ज OH माइनस के पास और आधा चार्ज Br माइनस के पास। ये क्या बनेगी बोलो बच्चों? अब मुझे बताओ, इसको OH माइनस के साथ तो बॉन्ड बनाना है ना, तो ये तो हो गया बच्चों फॉर्मिंग बॉन्ड, और ये हो गया ब्रेकिंग बॉन्ड। अरे हो गया ना बच्चों, यहाँ OH माइनस के साथ तो बॉन्ड बना रहा था, ये तो फॉर्मिंग हो गया, और Br वाला टूट रहा था, ये ब्रेकिंग बॉन्ड हो गया। तो बोलो बच्चों, अगर किसी किसी स्ट्रक्चर में बॉन्ड फॉर्म भी हो रहा और ब्रेक भी हो रहा, उस स्ट्रक्चर को केमिकल काइनेटिक्स में हमने क्या बोला था? उस स्ट्रक्चर को हमने केमिकल काइनेटिक्स में क्या बोला था? हमने बोला था ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं बच्चों। उसको हम क्या बोलते हैं? उस स्टेट को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। बोलते हैं क्या बच्चों? ये क्या बनी? ये क्या बच्चों? ये है ट्रांजिशन स्टेट, TS है बच्चों। अब देखो ट्रांजिशन स्टेट को ध्यान से सुनना। इसमें बच्चों ये जो कार्बन है ना वो sp2 हाइब्रिडाइज आ रहा है, sp2 हाइब्रिडाइज आ रहा है। अब देखिए होता क्या बच्चों, ये जो कार्बन है, मेरी बात को थोड़ा ढंग से समझने की कोशिश करना। देखो p ऑर्बिटल में कितने लोब होते हैं बच्चों? एक p ऑर्बिटल में कितने लोब होते हैं? 2 लोब होते हैं। तो 2 लोब में क्या होता है कि दो में से एक लोब के साथ तो इंटरेक्शन आपका OH का हो रहा है, और एक लोब के साथ इंटरेक्शन आपका Br का हो रहा है। एक लोब के साथ तो किसका हो रहा है? OH का, और एक लोब के साथ हो रहा है Br का। अब आप सोचो बच्चों कि अगर ये फ्रंट साइड से अटैक करता, फ्रंट साइड से अटैक करता, तो आप मुझे बताइए कि जिस लोब से Br का इंटरेक्शन हो रहा है उसी साइड से फिर OH का इंटरेक्शन होता ना। अरे उसी साइड से इंटरेक्शन होता ना, फिर दोनों का एक ही लोब से होता ना। क्या दोनों का एक लोब से इंटरेक्शन पॉसिबल है? अरे दोनों का एक लोब से इंटरेक्शन पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। तो अब समझ में आया बच्चों, ये sp2 हम जो बोल रहे हैं
ये क्यों है, हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर पा रहे हैं? अरे बच्चों समझ में आया क्या? आ गया? बोलो बच्चों। देखो फ्रंट साइड से अटैक क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ब्रोमीन का लोन पेयर इसको रिपल्शन देगा, तो इसने बैक साइड से अटैक किया। अब OH माइनस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता जाएगा तो इसकी स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी। तो देखो बच्चों क्या होगा, ये OH है और ये कार्बन है और ये ब्रोमीन है, तो इसकी स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी और ये इसकी क्या होगा, इसकी स्ट्रेंथ जो होगी वो घटेगी। ठीक है ना, इसकी स्ट्रेंथ घटेगी। क्या बात समझ में आई? बोलो बच्चों। तो अब देखो बेटा एक बात सुनो, होगा क्या कि जब यह प्रोडक्ट बनेगा ना, इस प्रोडक्ट में सारा कुछ मामला उल्टा हो गया। बोलो बच्चों। देखो मैंने जो प्रोडक्ट बनाया ना, देखो Br पहले किस साइड था और अब OH मैंने किस साइड रखा है, दिख रहा है क्या आपको? बच्चों ऐसा क्यों हुआ बताओ, बताओ ऐसा क्यों हुआ? आप एक बताओ, आप सीधे चल रहे हो किसी रास्ते पर, आपको किसी ने पीछे से पत्थर मारा, ठीक है, आप चल रहे थे, पीछे से किसी ने पत्थर मारा, तो आप घूम के देखोगे कि नहीं देखोगे? तो जैसे ही घूम गए आपका इन्वर्जन हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ ना बच्चों, आपका कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो गया, हो गया बच्चों, कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो गया। यहाँ पर भी अटैक कहां से हो रहा है? अरे यहाँ पर भी अटैक कहां से हो रहा है बच्चों? बैक साइड से हो रहा है ना, तो पीछे से अटैक हो रहा तो कॉन्फ़िगरेशन उल्टा होगा कि नहीं होगा? बोलो बच्चों, कॉन्फ़िगरेशन उल्टा होगा। उल्टा होने का मतलब समझ हो गया? अगर पहले कॉन्फ़िगरेशन डी होगा तो बाद में क्या हो जाएगा? एल। पहले आर है तो बाद में क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। पहले सिस है तो बाद में क्या हो जाएगा? ट्रांस हो जाएगा। समझ में आ गया क्या? उल्टा समझ में आ गया? बोलो बच्चों समझ में आ गया? तो बच्चों देखो इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा, याद करो, इंटरमीडिएट नहीं बन रहा, इसमें सिर्फ क्या बन रही है, सिर्फ क्या बन रही है, ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। तो इसका मतलब ये एक ही स्टेप में होगी। अरे बच्चों काइनेटिक्स में ये मैंने पढ़ाया है बच्चों, टीएस और इंटरमीडिएट एक ही स्टेप में होगी, होगी बच्चों। अरे ये समझ में आ गया क्या? आ गया बच्चों? चलो बाकी अपन कल डिस्कस करेंगे फिर इसमें।